हेलो एवरीवन। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास में आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसे हम 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। ये जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे निकल कर आते हैं। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से ही जुड़ा हुआ ये आपका टॉपिक है, इसलिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम यहाँ 2 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। अब जितनी भी हम स्टडी करेंगे उसके बाद हम खुद कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या हमें इन प्रश्नों के उत्तर मिल चुके। पहला क्वेश्चन हमें ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड, क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ पार्लियामेंट्स अमेंडमेंट पावर, पार्लियामेंट की संशोधन करने की शक्ति की सीमा क्या है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस के जवाब हमें ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि संविधान में संशोधनों की आवश्यकता क्यों पड़ी। संविधान में इतने सारे संशोधन क्यों, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, इतना लंबा समय लेकर और साथ के साथ बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़कर उनसे काफ़ी सारी चीज़ें हमने अच्छी अच्छी हमारे यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने ली, इसमें हमारे संविधान में डाली, सब बहुत सारे कंसेप्ट्स दूसरे देशों से लिए। तो ये सब चीज़ें जब इतनी मेहनत करके बनाई गई तो इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ध्यान रखिए, जब 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस समय की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस अलग थी। जबकि समय धीरे धीरे जैसे बदलता गया, फिर 5 साल गुजरे, फिर 10 साल गुजरे, इस तरह से समय काफ़ी बीत गया और आज वो सामाजिक परिस्थितियाँ वैसी यथावत नहीं है। आज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल चुकी है। इस वजह से संविधान को भी समय समय पर इन बदलती हुई परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बदलना ज़रूरी है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बदलते हुए परिवेश में कितना ज़रूरी है कि कानून भी बदला जाए, ठीक है। अगर कोई कानून जो बदलते हुए परिवेश के हिसाब से नहीं बदल सकता, वो चेंज नहीं हो सकता, दैट मीन्स उसमें एक स्थिरीकरण आ जाएगा, वो बिल्कुल एकदम जड़ हो जाएगा, वो डेवलपमेंट नहीं कर सकेगा सोसाइटी का। तो इसीलिए कि लॉ जो है उसको टाइम टू टाइम सोसाइटी की सकमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज होता रहना चाहिए। तो यही ज़रूरत है कि हमारा संविधान भी जो है वो समय समय पर, संविधान में भी कई बार नए कई तरीके के संशोधन किए गए, कुछ नए एडिशन भी किया गया, कुछ वेरिएशंस भी किए गए, कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनको रिपील भी किया गया, ठीक है, उन प्रोविजंस को हटा भी दिया गया। तो ये संशोधन बहुत आवश्यक है। इसके अलावा अब हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर 2 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को समाप्त करता हो या उन्हें न्यून करता हो, छीनता हो या कम करता हो। कौन ऐसा कहता है? आर्टिकल 13। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 368 हमें कहता है कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। तो आप देखें तो आर्टिकल 13 जहां एक तरफ ये कह रहा है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को समाप्त करता है, वहीं ठीक इसके विपरीत आर्टिकल 368 कह रहा है कि संसद को अनलिमिटेड पावर है। किस बात की? वो संविधान में के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पर ये क्या है कि ये जो दोनों पावर्स हैं दोनों की, वो एक दूसरे के अगेंस्ट हमें नज़र आ रही है। बस झगड़ा इसी बात पर है कि आर्टिकल 13 के दायरे में क्या आर्टिकल 368 को रखा जाए। क्या आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 के खिलाफ बात करता है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात आई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 जब आया तो वहाँ पर जैसे कि काफ़ी सारे चेंजेस हुए, उनमें से एक चेंज था फंडामेंटल राइट में, राइट टू प्रॉपर्टी में। जैसा कि आप लोगों को पता है, मूल संविधान में हमें 7 फंडामेंटल राइट यानी कि 7 मौलिक अधिकार मिले थे, जिनमें से राइट टू प्रॉपर्टी भी एक था, जिसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा हटा दिया गया है एज अ फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार के रूप में, ठीक है। वो अब एक लीगल राइट है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे जब पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था तब तो राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारे पास था, देखिए राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारे पास था वो क्या था? एक फंडामेंटल राइट था हमारे पास में।
ठीक है, हम इसे यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास क्या था, फंडामेंटल राइट के रूप में था। इस राइट टू प्रॉपर्टी जो किस में था, आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 31 में दे रखा था संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में। आर्टिकल 31 में चेंजेस किए गए और आर्टिकल 31 में 31A और B इंसर्ट कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 19(1) में भी क्लोज G जोड़ा गया। ठीक है, आर्टिकल 31A और 31B जो जोड़े गए, यह दोनों ये बताते थे कि अब राज्य विधि द्वारा किसी व्यक्ति से उसकी संपत्ति को ले सकता है और साथ ही विधि यह भी उपबंधित करेगी कि राज्य द्वारा उस व्यक्ति को कितनी क्षतिपूर्ति दी जाए। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है, आर्टिकल 31A और B क्लोज यह बताते थे कि राज्य जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति से उसकी संपत्ति को एक्वायर कर सकता था और साथ ही साथ विधि यह भी उपबंध करेगी कि राज्य जो है जिस व्यक्ति से संपत्ति लेगा वो उसे क्षतिपूर्ति की कितनी राशि देगा। क्लियर हुई बात? इसके अलावा आर्टिकल 19(1) की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 19(1) में कुछ रेस्ट्रिक्शंस प्रस्तावित किए गए जिनके माध्यम से राज्य को यह शक्ति प्राप्त हो गई कि वो किसी भी व्यवसाय को पूर्ण रूप से या आंशिक तौर पर एक्वायर कर सकता है ट्रेड और बिजनेस के संबंध में, कि वो किसी भी व्यवसाय को या तो एब्सोल्युटली खुद के अंडर ले ले, एक्वायर कर ले, या पार्शली उसको एक्वायर कर सकता है। तो ये दो प्रकार के मुख्य संशोधन किए गए। ठीक है, अब ये जो दोनों करे गए, इससे क्या हुआ कि मूल अधिकारों का हनन होने लगा, संपत्ति से संबंधित जो मूल अधिकार था उसका हनन होने लगा। तो राइट टू प्रॉपर्टी पर विपरीत प्रभाव पड़ा इनसे और इसीलिए इस अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया। अब चैलेंज किया गया कहाँ पर? सबसे पहले शंकरी प्रसाद के वाद में, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में। अब शंकरी प्रसाद के मामले में जब इसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13, देखिए एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 केवल और केवल किस पर लागू होता है? ऑर्डिनरी लॉज पर, यानी कि साधारण विधियों पर लागू होगा। ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, यानी कि संविधान संशोधन विधि। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 संविधान संशोधन विधि पर लागू नहीं होगा। क्लियर हुई बात? इसलिए ये अलग है, इसलिए आर्टिकल 368 को 13 के दायरे से बाहर रखा गया है। समझ में आई बात? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये तो व्यवस्था बता दी और ये डिसीजन दिया कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज वैलिड। प्रथम जो संवैधानिक संशोधन किया गया है, यानी कि 31A और 31B का जुड़ना और आर्टिकल 19(1) में G क्लोज का आना, ये सभी क्या है? वैलिड है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड करार दिया गया और ये कहा गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है, उसको ये अधिकार। समझ में आई बात? तो व्यवस्था तो ये दे दी गई कि आर्टिकल 13 जो है वो साधारण विधियों के संबंध में लागू होगा। 368 क्योंकि संविधान संशोधन विधि है तो उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस प्रकार आर्टिकल 13 के दायरे से 368 को बाहर कर दिया गया। क्लियर? फिर हम बात करते हैं 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में थोड़े बहुत उसमें भी चेंज करे गए और चेंज करने के बाद इन चेंजेस का फ़ायदा उठाकर कुछ राज्य सरकारों ने अपने लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को 9th शेड्यूल में डाल दिया। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिए 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जितने भी चेंजेस किए गए उनका उपयोग करते हुए जो लैंड रिफॉर्म एक्ट्स बना रही थी राज्य सरकारें, उनको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। अब रही बात 9th शेड्यूल की, तो 9th शेड्यूल पे जो भी लॉज डाले जाते हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं, भले ही वो जो है वो पार्ट 3 के अगेंस्ट हो या मूल अधिकारों के अगेंस्ट हो। तो ऐसे करके क्या है कि बचने का रास्ता है एक्चुअल में ये। तो इसलिए क्या किया जाता था कि राज्य सरकारें अपने जो भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बनाती थी उनको लगता था कि ये तो राइट टू प्रॉपर्टी की बात यहाँ पर ठीक है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। और अपना जो केस डिसीजन था पहले शंकरी प्रसाद का वो आया हुआ था, तो इन्होंने क्या करा कि किसी भी गलती से बचने के लिए किसी भी तरह से कि भाई इनके कानून रद्द ना हो जाए, सारे कानूनों को राज्य सरकारों ने 9th शेड्यूल में डालना शुरू कर दिया जो लैंड रिफॉर्म से संबंधित थे। 9th शेड्यूल में देखिए एक तरफ देखा जाए तो जितने भी कानून थे वो क्या कर रहे थे? फंडामेंटल राइट्स का हनन तो कर ही रहे थे, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो उनको कर दिया जाता था, उनको वॉइड कर नहीं सकते थे।
क्योंकि 9 शेड्यूल की विशेषता यही है कि जो कानून वहाँ चला गया वो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा, भले ही वो वॉइड करता हो फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 9 शेड्यूल को भी चैलेंज किया गया और 17th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसको भी चुनौती दी गई। कहाँ पर? सज्जन सिंह के वाद में। इसलिए इंपॉर्टेंट सेकंड जो केस लो है आपका वो है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। सज्जन सिंह में 3-2 के बहुमत से मत आया सुप्रीम कोर्ट का और उन्होंने शंकरी प्रसाद के जजमेंट को कंफर्म कर दिया कि शंकरी प्रसाद के जजमेंट में जो व्यवस्था दी गई थी वो बिल्कुल सही थी। और क्या कहा कि पार्लियामेंट के पास जो है वो अनलिमिटेड पावर है। पार्लियामेंट संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर दे और आर्टिकल 13 368 पर अप्लाई नहीं होगा, आर्टिकल 13 की कोई भी बात 368 पर अप्लाई नहीं होगी, ये कह दिया गया। सेम जैसा का शंकरी प्रसाद के बाद में कहा गया, सेम वही चीज़ें सज्जन सिंह के केस में थी। सिंपल। नेक्स्ट फिर बात आती है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बाद की। गोलकनाथ का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। यहाँ पर इस बात में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये प्रश्न उठाया गया इस मामले में कि क्या आर्टिकल 13 में अनुच्छेद 13 में जो साधारण विधि दे रखी है और आपने कहा कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन विधि दे रखी है, क्या ये दोनों अलग है? ये एक ही संविधान का भाग है। आर्टिकल 13 अन्य प्रावधानों पर भी लागू हो रहा है जो संविधान में दे रखे हैं। आर्टिकल 368 भी चूंकि संविधान में ही दे रखा है, तो क्या ये संविधान का भाग नहीं है? या फिर भाई अगर ये भी साधारण विधि का ही भाग माना जाएगा, ये भी संवैधानिक विधि का भाग है क्योंकि ये इसमें है। आर्टिकल 13 अन्य उपबंधों संवैधानिक उपबंधों पर लागू हो रही है, तो इस पर भी लागू होना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के मामले में 11 जजेस की बेंच बैठी थी, काफ़ी बड़ी बेंच थी, 11 जजेस की बेंच गोलकनाथ के केस में बैठी और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना इस वाद में कि आर्टिकल 13 जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम पर भी लागू होगा। इस मामले में जो 11 जजेस की बेंच बैठी थी वो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि आर्टिकल 13 अप्लाइज ऑन आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 पर भी अप्लाई होगा। दूसरी बात कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है अमेंडमेंट की, ये लिमिटेड पावर है। पार्लियामेंट को केवल और केवल लिमिटेड पावर है कि वो कुछ लिमिटेड संशोधन ही कर सकती है, अनलिमिटेड पावर उसके पास नहीं है। तो इस तरह से आर्टिकल 13 के दायरे में ला दिया गया आर्टिकल 368 को। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू की पावर भी एज इट इज़ रखी गई, जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है अब इसका, कि जैसे ही 368 का कोई संशोधन उल्लंघन करता हो पार्ट 3 का, वैसे उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा। तो कोर्ट्स की जुडिशियल रिव्यू की पावर को भी एज इट इज़ बना के रखा गया। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से गोलकनाथ का डिसीजन जो था वो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह दोनों ही वादों के डिसीजन से बिल्कुल विपरीत था। उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के दोनों निर्णयों का डिसीजन बदल दिया और गोलकनाथ के मामले में नई व्यवस्था दी। ठीक है, कि यहाँ पर पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने की एब्सोल्यूट पावर नहीं है, उसकी पावर लिमिटेड है। और आर्टिकल 13 के दायरे में 368 को ला दिया। क्लियर? अब हम बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के बारे में। भविष्यलक्षी प्रभाव का सिद्धांत या भविष्यलक्षी प्रवर्तन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। देखिए, हुआ ये कि जैसे ही गोलकनाथ के मामले का डिसीजन आया, गोलकनाथ के मामले के डिसीजन से पहले, गोलकनाथ के मामले का डिसीजन जो था वो था आपका 1967 का। तो उससे पहले जितने भी लॉज, जितने भी विधियाँ बनी थी, जो भी एक्ट्स या लॉज बने हुए थे, उन सबको चुनौती दी जाने लगी ये कहकर कि भैया ये तो इस तरह से ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, ये भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, ये मूल अधिकारों का हनन करते हैं, ये पार्ट 3 का हनन करते हैं, इस तरह से। तो ऐसे बहुत ही नंबर ऑफ केसेस जो थे वो कोर्ट के सामने हो गए। तो इस सारी उलझन से बचने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए कोर्ट ने प्रोपाउंड किया इसी वाद में डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, और यह प्रतिपादन किया कि पुराने संविधान संशोधन अधिनियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है ना, क्योंकि इस वाद में दी गई रूलिंग या जजमेंट, कहा ना, क्योंकि इस वाद में दी गई रूलिंग या जजमेंट आगे आने वाले संविधान संशोधन अधिनियमों पर ही लागू होगी। अब जो गोलकनाथ के मामले के बाद में, कहने का मतलब ये है कि 1967 में जब गोलकनाथ का डिसीजन आया, 1967 के बाद वाले मामलों में ये डिसीजन अप्लाई होगा। इससे पूर्व जितने भी लॉज बन चुके हैं, जितने भी अधिनियम बन चुके हैं, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस तरह से कोर्ट ने ये व्यवस्था देकर काफ़ी जो नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ने की आशंका थी उस पर रोक लगा दी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बात करी डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट 1 के बारे में।
ठीक है। आगे भी हम इसका पार्ट जारी रखेंगे। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब तक आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स अपने बना लीजिएगा। ये कंटेंट मैंने आपको सेंड कर दिया, उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग जो अगले क्लास में बात करेंगे वो बात करेंगे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के आगे की व्यवस्था के बारे में। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।